जय भीम साथियों, एक कटु सत्य मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ। कटु सत्य मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कटु सत्य सत्य होता है, पर कुछ लोगों को बड़ा तकलीफ देता है। कुछ लोग सच्चाई समझते भी हैं पर स्वीकार नहीं करते। ये कटु सत्य इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीढ़ियों से एक शोषण है, एक ऐसी मानसिकता है जिसने आदमी को ही आदमी से नीचा बता दिया। और एक ऐसी सामाजिक दुर्व्यवस्था थी जिस दुर्व्यवस्था का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पुरजोर अपने जीवन काल में दिया। गांव से अधिकतम लोगों का नाता है, और जब अपने गांव पे आप नजर डालेंगे तो जो चमारों की बस्ती है, दलितों की बस्ती है, वो हमेशा गांव के दक्षिण दिशा में बसाई गई है। और दक्षिण दिशा में बसाई गई है, कोई ये सिंपल सवाल नहीं है, ये बहुत टिपिकल सवाल है। और ये दक्षिण दिशा में बसाए जाने के पीछे जो चमारों की बस्ती है, दक्षिण दिशा में दक्षिण टोला इसलिए बनाया गया कि जो सामंतवादी लोग थे उस जमाने में, जो शोषण करने वाले लोग थे, जो मनुवादी लोग थे, जो मानवता के विरुद्ध लोग थे, मानवता को ही कुचल रहे थे, जो जमींदार लोग थे, वो लोग अनुसूचित जाति जो चमारों की बस्ती थी उसको एक ऐसी दिशा में बसाते थे जिस दिशा में कभी भी हवा नहीं चलती, कभी कभार चल जाती है। जिस दिशा में कभी हवा नहीं चलती, आप सुनते हैं, आपको भी पता है कि हवा दो दिशाओं से ज्यादा चलती है, एक पूरब से एक पश्चिम से। मतलब वो पुरवैया, उस पर गाना भी आपने बहुत सुना है। वो पछुआ जो पश्चिम दिशा से हवा चलती है। तो जिधर से हवाएं चलती थी, कुदरत का ये तोहफा है, कुदरत की व्यवस्था है, जिधर से हवाएं चलती थी, भारत के अंदर जो मजबूत लोग थे आर्थिक रूप से, जमीनों के सवाल पर जो मजबूत लोग थे, उन्होंने क्या किया, हवा के ऊपर कब्जा किया कि अच्छी हवा आ रही है तो हमको ही मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। उनके बस में नहीं था, वो हवा को बांध नहीं सकते थे। अगर बस में रहा होता तो हवा को पूरे गठरी में बांधते या तिजोरी में बंद करते। और किसी तरह से अगर थोड़ा बहुत दलितों को हवा मिल भी गई तो हवा भी नहीं मिल पाती। बहुत सारी वारदात आप जानते ही हैं, सुने ही हैं, घटनाएं सुने हैं। पानी तो पीने नहीं देते थे दलितों की बस्ती में, दलितों को पानी पीने नहीं देते थे। तालाब में कोई जानवर पानी पी लेता था तो उनको कबूल था, लेकिन कोई दलित छू लेता था, दलित पी लेता था तो तालाब पूरा अपवित्र मान लेते थे। एकदम एक शोषण किया गया। और दलितों की बस्ती के बगल में ही आप जब गांव की चमरौटी हो, जहाँ चमार जिधर होते हैं, आप उसका अध्ययन करेंगे तो वहाँ उनके बगल में ही एक पोखरा पाया जाता है, अक्सर पोखरा पाया जाता है। उस पोखरे में जानते क्या होता है, उस पोखरे में गांव भर का, पूरे गांव का कचरा फेंका जाता है। और उस कचरे से, कचरा मतलब अगर उनके जानवर भी मर गए तो उसे मिला के फेंक दिए, और कचरा जो भी उनका कूड़ा करकट सब उसी में फेंकते थे। और वो दलित बस्ती के करीब होता था, तो उसका जो सड़न का जो बदबूदार हवा है वो दलितों को सहन करना उनकी मजबूरी थी। वो बोल नहीं सकते थे, वो कुछ कह नहीं सकते थे। ये सच्चाई है भारतीय व्यवस्था का, जो भारतीय समाज व्यवस्था है, ये एक सच्चाई है, इसका क्रूर चेहरा है। जो लोग बहुत ही मानवता के पक्षधर बन के बात करते हैं कि दलित भी हिंदू का अंग है, भाई हिंदू का अंग है। आज खिचड़ी खाने जाते हो तो आप बताओ ना कि आपने इनके साथ यह अन्याय क्यों किया। कि आज भी अगर करोड़ों गांव हैं इस देश के अंदर, तो किसी भी गांव में आप चले जाइए
तो दलित बस्ती आपको कहाँ मिलेगी? दक्षिण टोला में, जहाँ कभी हवा नहीं चलती, जिस दिशा से कभी हवा नहीं चलती है। हाँ, कभी कोई आंधी तूफान आ गया, चक्रवात टाइप का आ गया, तो चौमुखी कभी कभी हवा चल जाता, तो ही उनको हवा से वंचित किया, पानी से वंचित किया, सारी सुविधाओं से वंचित किया। एक बड़ी साजिश की, उत्पीड़न किया, एक दोहन किया, और इतना बड़ा अत्याचार सहते 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 आज दलित एक स्थान, एक मुकाम तो पाया है, लेकिन ये मुकाम तब पाया है जब भारत के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुष का जन्म हुआ। और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत का संविधान लिखने का मौका मिला, तो उस संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको अधिकार दिया, और तब जाके हम आदमी हो पाए। नहीं तो हमें तो आदमी ही नहीं समझा जाता था। आज राष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री जी एक जनजाति की महिला को प्रत्याशी बनाए हैं, और बड़ा ढोल मजीरा पीट रहे हैं कि हमने तो बना दिया। हाँ भाई, आप बड़े हितैषी हैं, हितैषी बन के घूम रहे हैं कि ये दलितों के हितैषी हैं। आपने जनजाति महिला को, एसटी महिला को आपने प्रत्याशी बनाया। इसके पहले आपने दलित समाज के एक आदमी को आपने राष्ट्रपति बनाया, इसका भी आप एकदम बिल्कुल ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन ऐसा राष्ट्रपति बनाया कोविंद साहब को कि पूरा 5 साल बीत गए, गजब के राष्ट्रपति हैं। ये मंदिर मंदिर घूमते रहते, मंदिरों में पूजा करते। अब उस महोदय से ये पूछा जाए कि तुम अपने थोड़ा सा अपने 2 पीढ़ी पीछे जाओ, उस मंदिर में तुम्हें जाने का अधिकार था क्या? ये तो डॉक्टर अंबेडकर के आने के बाद ये संविधान बाबा साहब ने दिया, तब तो तुमको मजबूरी में, मन से नहीं, ये मजबूरी में तुमको राष्ट्रपति बना के बैठा दिए, और तुम इसमें खुश हो। तुम्हारे बाप दादाओं को लात मारा गया, और तुम इसमें खुश हो कि तुमको मंदिर में जाने का मौका मिला। गजब बात करते हो। समाज के लिए आवाज उठाते नहीं हो, मंदिर में जाने पे तुम खुश हो। भगवान, अरे उस भगवान से ये भी तो पूछो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान जब तक नहीं भारत में लिखा था, तो आपने हमको पानी पीने का हक क्यों नहीं दिलाया? आपने हमको पढ़ने लिखने का हक क्यों नहीं दिलाया? आपने हमको दक्षिण टोला में ही क्यों बसाया? भगवान, ये तो अंबेडकर आए तो हमको पढ़ने लिखने का हक मिल गया। तो आप राष्ट्रपति बन के मंदिर में जाकर के खुश हो, ये बात कर रहे हो, इस बात से खुश हो। और ये मुर्मू जी जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, ये तो बेचारी झाड़ू लेके पहले से तैयार है। ये इनका फोटो वायरल भी हुआ है। ये मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं। झाड़ू लगाने वाले लोगों को ही बीजेपी और आरएसएस पसंद करती है, इनकी यही औकात है। ये झाड़ू लगाने वाले और बिल्कुल उनके पत्थर के भगवान के चरणों में एकदम जाके गिर जाए, सपाट गिर जाए, ऐसे लोगों को ये पसंद है। दलित राष्ट्रपति देखा है हमने, के.आर. नारायणन साहब को भी देखा। मजाल नहीं था कि सरकार अपने इशारे को उनको नचा। हमने राष्ट्रपति बेहतर देखा है, अब्दुल कलाम को भी देखा। हमने और भी कई राष्ट्रपति देखा है, बेहतर राष्ट्रपति देखा है। लेकिन ऐसे राष्ट्रपति के प्रत्याशी जो मंदिरों में झाड़ू लगाने को अपना मेरिट बता रहे हैं, जिनको संविधान का ज्ञान नहीं, जिनको अपने समाज का ज्ञान नहीं, ऐसे लोगों को बीजेपी रबर स्टैम्प, रबर का मोहर बना करके वो एक कुर्सी पे बैठा रहे हैं। और दलील कुछ लोग दे रहे हैं, अरे देखिए बीजेपी वाले तो दलित को राष्ट्रपति बनाए जा रहे हैं, ये दलील दिया जा रहा है। आज भी गांव में आप चले जाइए, बहुत सारे गांव में प्रधान दलित समाज के हैं, लेकिन उसका मुहर और उसका लेटर पैड जानते कहाँ रहता है? वो गांव के किसी बड़े आदमी बाबू साहब के घर पे रहता है, गांव के किसी बड़े आदमी पंडित जी के घर पे रहता है। मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूँ,
लेकिन जो सामंती लोग हैं हम उसके विरोधी हैं। जो लोग किसी के अधिकारों को छीनते हैं या उसको दबंगई से उस पर कब्जा करते हैं, हम उसके विरोधी हैं। हम किसी जाति के विरोधी नहीं। हर जाति में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, पर ये जो सोच है, जो शोषणकारी जो सोच है, हम इस सोच के खिलाफ। आज भी दक्षिण टोला चमारों की बस्ती पाई जाती है। ये बातें हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि आज भी किस नजरिए से आपको देखा जा रहा है। और आज भी गांव का मंगरू, आप उसकी दशा देखिए जा, गांव का झगड़ू प्रसाद, उसकी दशा देखिए जा करके। अगर सच्चाई को समझना चाहते हैं तो आज भी लोग कह रहे हैं कि आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद आज भी लोग कह रहे हैं कि बदल गया देश। कहाँ बदला भाई? गांव में चलो मैं बताता हूँ कि 95% लोग ऐसे हैं, झगड़ू मगरू चिखुरी प्रसाद जैसे लोग हैं, जो अपने घर से निकलते हैं तो पैर भी रखते हैं तो दूसरे की जमीन में रखते हैं। उनके पास जमीन ही नहीं है, और उनके पास जमीन नहीं है तो गांव में जिनके पास जमीन है, जो अदर जाति के लोग हैं, उनके पास जमीनें हैं, और दलित बस्ती के चारों तरफ उनकी दूसरे लोगों की जमीनें। और आज भी वो गांव में हमारे लोगों को धमकाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे फलाना सुन, हमारे एक कट्ठा बिका जाए लेकिन तो के हम बर्बाद कर दें। अरे फलाना मत कैसे हमार काम नहीं करे, ये तोरे इतना हिम्मत, चल देखतर निकलबे थे तो कहाँ निकलबे, तो जाए वाला रास्ता भी हमारे जमीनिए से होके जाता, तोर बकरिया निकली तो हमरे खेतवे में जाए, तोर पनिया गिरी तो हमरे खेतवे में जाई, हम सब तोर पानी बंद करब, तोर बकरी चरावल बंद करब, तोर रास्ता हम बंद कर दे, तो के हम जाए नहीं दे कहीं, ते कहाँ जेबे, मर जेबे अपने घर में। ये धमकी वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने जमीनों पर एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत आज भी जमीनों पर कब्जा कर लिया। और हमारा जो दलित समाज है वो उसका मनोबल इसीलिए गिरा है कि आज भी वो गांव में उसके पास जमीन नहीं है। जैसे ही वो गांव घर से बाहर निकलता है तो वो गांव के जो बड़े आदमी, जो लोग तथाकथित बने हुए हैं, जो बाबू साहब हैं, जो पंडित जी हैं, चाहे अन्य लोग भी, बहुत सारे अदर वर्ग के लोगों के पास भी जमीनें हैं, लेकिन दलित बस्ती के लोगों के पास जमीन नहीं है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने परिनिर्वाण यानी अपने डेथ होने के 8 महीने पहले आगरा में आए, और आगरा में आकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने भाषण में कहा है कि दलित समाज के लोगों, अछूत समाज के लोगों, शेड्यूल कास्ट के लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी समस्या का समाधान तब तक नहीं हो पाएगा, दलितों की समस्या का समाधान तब तक नहीं हो पाएगा जब तक दलित भूमिहीन रहेगा। ये बाबा साहब भी मानते थे। और बाबा साहब ने कहा था कि जमीन के लिए आंदोलन करो, तुम्हारे उस आंदोलन का मैं नेतृत्व करूंगा। और इसी बात को आगे बढ़ाया मान्यवर कांशीराम साहब ने। और यूपी में सरकार बनाने के बाद मान्यवर साहब महाराष्ट्र में जाके भाषण कर रहे हैं, और अपने भाषण में याम रिकॉर्ड में बात बोल रहे हैं। अपने भाषण में मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि यूपी में मेरी सरकार बनी है, कुछ 1, 2, 4 डिसमिल का मैंने पट्टा दिया है, लेकिन वो पट्टा उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक दलितों के पास पर्याप्त जमीनें नहीं होंगी खेती के लिए, तब तक दलितों की समस्या बनी रहेगी। मान्यवर साहब कहते हैं कि जो मैंने पट्टा 2-4 डिसमिल का दिया है यूपी के अंदर अपनी सरकार बना करके, वो पट्टा तो समझो जंगल में झाड़ की तरह है, ऐसे ही हमने दे दिया, उससे कुछ होना जाना नहीं है। मान्यवर साहब अपने भाषण में बोल रहे हैं। और भारत के अंदर दलित समाज से सबसे पहला मुख्यमंत्री तमिलनाडु में बने, थोड़ा मैं नाम मिस कर रहा हूँ,
तो उन्होंने जमीन को दलितों में बांटा है और काफी वहां समृद्धि आई उससे। इसलिए साथियों, ये जो जमीन है ना, जो जमींदार लोग और उनके लड़के भी हमारी बस्तियों में आकर के आसानी से यह बात कह देते हैं कि देख ले तुम कि तू कहाँ जाइबा, केकरे जमीने के रास्ते निकलबा, केकरे खेते में तोहार बकरिया जाई। वो बिल्कुल नालायक शराबी लौंडा जो अपर कास्ट का है, वो जाके दलित बस्ती के लोगों को धमकी देता है। तो ये सरकार की बेईमानी। आज भी हम जमीनों के लिए तरस रहे हैं। अगर जमीन होती है हमारे पास तो हम बहुत सारे शोषण से मुक्त हो जाए। जमीन नहीं तो हमारी बहन बेटियां उनके खेतों में काम करने की, और वहां पे उनका शोषण भी हुआ है। ये आप सब जानते हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि कैसे शोषण होता है। अगर जमीन हमारी होती तो हमारी बहन बेटियां हमारे खेत में, अपने खेत में काम करती। घास निकालना होता तो अपने खेत से निकालते, तो शोषण दूसरा नहीं कर पाता। जमीन होता यदि हमारे पास, हमारे बस्ती के लोगों के पास, तो हमारे बस्ती के लोग उसमें काम करते और मेहनत से अच्छा खासा अनाज पैदा करते, तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सरकारी नौकरियों का क्या, ये तो बस गिनती के कुछ नौकरी हैं, उससे सबको रोजगार थोड़ी नहीं है। और सरकारी नौकरियों का अवसर तो वैसे भी खत्म हो रहे हैं। जमीन ही अस्थायी रोजगार है और जमीन ही हमारा सम्मान और स्वाभिमान बचाता है। जमीन अगर होता हमारे पास तो हम शोषण से भी मुक्त हो जाते। इसलिए साथियों, अंबेडकर जन मोर्चा ने जमीन के मुद्दे पर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लिया और हम आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस है और गोरखपुर से एक बहुत बड़े आंदोलन का हम आगाज है। एक ऐसा आंदोलन होगा जो इतिहास रचेगा और दलित समाज के हर परिवार को 1 एकड़ जमीन दिलाने का हमारा आंदोलन। हमारी मांग है, अंबेडकर जन मोर्चा की मांग है कि दलित समाज के हर परिवार को 1 एकड़ जमीन दिया जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है और देना भी बहुत मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान है। बहुत सारे लोग आपसे सवाल करेंगे कि निराला जी ये बात कह रहे हैं तो जमीन इतनी है ही नहीं देश के अंदर, कहाँ से लेके आएंगे? तो उनको तथ्यों की जानकारी नहीं है जो ये कह रहे हैं कि जमीन नहीं। अभी जल्द ही गवर्नमेंट ने ही एक कमेटी बनाई कुछ आईएएसओं की। आईएएस लोग जो डीएम कमिश्नर बनते हैं, उन लोगों की एक कमेटी बनाई भारत सरकार, और उस कमेटी ने पूरे देश के अंदर कितनी जमीनें हैं खाली और पूरे देश के अंदर जितने परिवार हैं, अगर वो जमीन बांटी जाए तो प्रति परिवार कितनी कितनी जमीन आएगी। आईएएसओ की एक कमेटी ने इसका रिपोर्ट दिया, सरकार के पास है। और आईएएसओ की वो कमेटी कहती है कि भारत में आज भी इतनी जमीन है कि सरकार अगर ईमानदारी से बांटना चाहे, पहल करे, तो प्रति परिवार 3.5 एकड़ जमीन दिया जा सकता है। यह ऑन रिकॉर्ड बात नहीं होगा। कुछ लोगों को 1 एकड़ ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ तो देश के अंदर इतनी जमीन है कि 3.5 एकड़ जमीन प्रति परिवार को दिया जा सकता है। ये मैं नहीं कहता, ये सरकार की गठित कमेटी आईएएसओ की टीम कहती है। इसलिए इस मुद्दे पे तो हम बाद में बात करेंगे। एक आंदोलन है, जमीन दलित समाज को मिलना चाहिए, इसके लिए हम लोगों को लड़ना होगा और आंदोलन में आपको भी आना होगा। तमाशा देखने से काम नहीं चलेगा कि आपके हिस्से की कोई और लड़ाई लड़ रहा है, जब लड़ाई में जीत हो जाएगी तो मलाई खाने आप भी आ जाएंगे। तो मलाई खाने वाला मत बनिए। मलाई तब मिलेगी, आपका अधिकार तब मिलेगा, आपका हक तब मिलेगा जब उस लड़ाई में आप स्वयं भी शामिल हो। बेईमान मत बनिए, आंदोलन में शामिल हो। आप लालची मत बनिए, आंदोलन में शामिल हो। सिर्फ लाभार्थी मत बनिए। लाभ के अवसर कैसे आएंगे इसके लिए लड़ने के लिए भी आप आगे आएंगे।
इसलिए साथियों मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आगे भी मैं बात करता रहूँगा। आपसे अनुरोध है कि 26 नवंबर 2022 को गोरखपुर में ज़मीन के सवाल पर आज़ादी के 74 साल 75 साल बीत जाने के बावजूद भी आज भी दलित ज़मीन के अधिकार से वंचित है। हर दलित परिवार को 1 एकड़ ज़मीन दिलाने की इस लड़ाई में आपका हम सहयोग चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं, आपकी सहभागिता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस लड़ाई में शामिल होइए और आप अपने साथियों समेत, अपने मित्रों समेत, अपने सहयोगियों समेत जरूर इस लड़ाई में शामिल होइए। 26 नवंबर को मैं एक बड़े जन आंदोलन के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप गोरखपुर आइएगा जरूर। जय हिंद।